हेलो डियर, वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड इवनिंग सभी को। संदीप, सुनील, पिंकी, दीपिका, निशु कुमारी। चलो, तो आप लोगों का जो शेड्यूल है वो थोड़ा चेंज हुआ है। जो 3 से 4 आपकी हिस्ट्री थी अब पॉलिटी होगी, और 4 से 5 जो आपकी पॉलिटी थी वहाँ हिस्ट्री होगी। ठीक है, तो बस इतना ही चेंज हुआ है। हम लोग जो लास्ट सेशन में थे, तो हम लोगों ने ये देख लिया था कि अलग अलग देशों से हमने क्या क्या चीजें उठाई हैं। आज हमें दो देशों के बारे में है ना चर्चा करनी है। एक कनाडा के बारे में चर्चा करनी है, और एक हमें ऑस्ट्रेलिया के बारे में चर्चा करनी है। सिर्फ इन दोनों ही चीजों पे चर्चा करनी है। यहां से अगर किसी बच्चे को दिक्कत हो तो पूछिए बच्चे, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे। यहां तक अगर किसी को भी दिक्कत है तो। तो बच्चे, नहीं है कोई दिक्कत नहीं, चलो बहुत अच्छी बात है। कनाडा से हम लोगों ने जो कंसेप्ट लिया है वो है संघात्मक व्यवस्था जिसमें केंद्र शक्तिशाली है। तो थोड़ा सा गौर फरमाइएगा। मैंने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को जब आप लोगों को पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि बच्चे याद रखना, संघात्मक व्यवस्था का जो कंसेप्ट है वो हमने उठाया तो अमेरिका से है। यानी सर, वो व्यवस्था संघात्मक कहलाती है जहां शक्तियों का बंटवारा हो। और डियर जी, शक्तियों का बंटवारा किसके बीच में? सर, शक्तियों का बंटवारा होगा केंद्र और राज्यों के बीच में। कोई भी ऐसा देश जहां पर शक्तियों का बंटवारा हो वो अपने आप को संघात्मक कह सकता है। ठीक है सर, समझ में आया थोड़ा थोड़ा। इसका मतलब है कि अमेरिका संघात्मक व्यवस्था, बिल्कुल वहां केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का बंटवारा है। लेकिन जब मैं ये कहता हूं कि अमेरिका संघात्मक व्यवस्था है और केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का बंटवारा है, तो सर अमेरिका के अंदर साथ एक दिक्कत है। अमेरिका में केंद्र के पास शक्ति कम है और राज्यों के पास शक्ति ज्यादा है। ये अमेरिका है। लेकिन अगर वहीं पे मैं भारत की बात करूं तो भारत में केंद्र की शक्ति ज्यादा है और राज्य की शक्ति कम है। समझ रहे हो? तो यानी हमारी जो संघात्मक व्यवस्था है वो अमेरिका के बिल्कुल उल्ट है। यही वजह है कि पिछले सेशंस में हम लोग ये पढ़ करके आए हैं कि भारत ने जो संघात्मक व्यवस्था लिया है वो लिया अमेरिका से है। लेकिन ऐसी संघात्मक व्यवस्था जिसमें केंद्र शक्तिशाली होगा, ये कंसेप्ट हमने लिया है कनाडा से। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। और अगर अमेरिका या इंडिया के बीच में, मतलब केंद्र राज्यों के बीच में अगर शक्तियों का बंटवारा है, तो ये शक्तियों का बंटवारा हमें कहां देखने को मिलता है? सर, इस शक्तियों को बंटवारा देखने के लिए मुझे जाना पड़ेगा भारत के संविधान के भाग नंबर 7 में, सॉरी, अनुसूची नंबर 7 में, कि हमने शक्तियों का बंटवारा कैसे कर रखा है। और जब आप संविधान की अनुसूची 7 में जाएंगे तो वहां पर आपको 3 तरह की सूचियां देखने को मिलेंगी। एक वो सूची जिसे आप लोग कहते हैं संघीय सूची,
इंग्लिश मीडियम जिसे आप लोग यूनियन लिस्ट बोलोगे, एक वो सूची सर जिसे हम लोग कहेंगे राज्य सूची, यानी इंग्लिश मीडियम स्टेट लिस्ट, और एक वो सूची सर जो हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया से उठाई है, समवर्ती सूची। तो हमारे पास तीन तरह की सूचियां हैं और इन्हीं तीन सूचियों में हमने शक्तियों का बंटवारा कर रखा है। कैसे, समझाता हूं सर। होता यह है कि अगर मैं मेरे से सवाल यह आ जाए कि बेटा जो हमारी प्रतिरक्षा है यानी जो डिफेंस है, अगर कल को डिफेंस पे कोई भी कानून बनाएगा तो कौन बनाएगा? क्या बताना डियर सुनील फोगाट? अगर शक्तियों का बंटवारा है तो वो देश संघात्मक है। भारत में शक्तियों का बंटवारा है, हाँ बिल्कुल है सर। केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का बंटवारा है। केंद्र की अपनी शक्ति है, राज्य की अपनी शक्ति है। अमेरिका में केंद्र के पास शक्ति कम है और राज्य के पास शक्ति ज्यादा है। लेकिन भारत ये कहता है कि भारत में वो संघीय व्यवस्था होगी जिसमें केंद्र शक्तिशाली होगा। यानी शक्तियां तो हमने बांटी है, किसी एक को शक्तिशाली होना ही है। तो अमेरिका की तरह हम राज्यों को शक्ति नहीं देंगे, क्योंकि अगर राज्यों को शक्ति दे दी तो राज्य भारत से अलग होने की कोशिश कर सकता है। जैसे पंजाब जो है वो कहता है कि हम तो भारत का हिस्सा होंगे ही नहीं, हम तो अलग होंगे। वो तो बीच बीच में नाटक भी करता है, बोलो हाँ या ना। तो यही वजह है, दिक्कत है कि अगर आपने राज्यों को शक्ति भारत में दे दी होती तो कोई ना कोई राज्य भारत से अलग हो ही जाता है। अमेरिका में तो आप देखोगे लगभग लगभग यूनिफॉर्मिटी है, लगभग एक ही चीज चलती है वहां पे। चाहे रिलीजन कह लो, चाहे आप लैंग्वेज कह लो, ज्यादा कोई कल्चर थोड़ी है, कल्चर डिस्टिंक्टनेस थोड़ी है वहां पर, सभ्यता या परंपराओं के बीच में डिफरेंसेस थोड़ी है। लेकिन भारत में तो है। पंजाब कहता है कि हम तो बिल्कुल अलग है भाई, और लोगों से तो ऐसा है, पंजाब को अलग कर दो। खालिस्तान की डिमांड तो वहां से थोड़ी हो रही है, बहुत पहले से हो रही है। कई लोग तो भारत से अलग होना भी चाहते हैं खालिस्तान के रूप में। लेकिन अगर हमने राज्यों को इतनी शक्ति दे दी होती तो आज तक तो पंजाब अलग हो चुका होता। लेकिन पंजाब को हमने ये शक्ति दी नहीं है ना। क्यों? क्योंकि हमारे देश में केंद्र शक्तिशाली है। लेकिन इसका मतलब सर अमेरिका में कोई राज्य अलग होना चाहे तो अलग हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तो ये दिक्कत है। ठीक है, वेरी गुड इवनिंग डियर सुषमा नोनवाल जी। आशा करता हूं कि आपका क्लियर हो गया होगा पॉइंट डियर सुनील फोगाट। तो सर डिफेंस पे कानून कौन बनाएगा? यूनियन बनाएगी। ओके सर इंश्योरेंस पे कानून कौन बनाएगा? अब जैसे कि इंश्योरेंस वगैरह से रिलेटेड लॉ बनते हैं, केंद्र बनाएगी। ओके सर ये जो इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स होते हैं, जो अंतरराष्ट्रीय समझौते होते हैं, वो कौन करेगा? सर वो भी यूनियन गवर्नमेंट करेगी। इस तरीके से टोटल सर 100 ऐसे सब्जेक्ट हैं, 100 ऐसे विषय हैं जिन 100 विषयों पे सिर्फ और सिर्फ केंद्र कानून बनाएगा। यानी 100 विषयों को हमने केंद्र को दे दिया कि बेटा अगर ये चीजें हैं तो इस पे तो आप कानून बनाएंगे, इसमें राज्य का कोई लेना देना नहीं। लेकिन सर अगर इसी तरीके से मैं अगर राज्यों के ऊपर जाऊंगा तो पता चलेगा कि पानी जो है, वाटर, इस पे कल को अगर कोई लॉ बनाना है, जमीन लैंड पे अगर कोई लॉ बनाना है, लॉटरी इस पे कोई कानून बनाना है, वगैरह वगैरह, तो सर इन पे कानून बनाएगा राज्य। और इस तरीके से राज्यों के पास टोटल जो विषय होंगे वो होंगे 47। तो सर इसका मतलब ये हुआ कि राज्य जो है सिर्फ इन 47 विषयों पे कानून बनाएगा। ओह माफी चाहूंगा, इट्स नॉट 47, इट्स 61। राज्यसो जो है सर, राज्य सूची के पास 61 विषय हैं जिन पे राज्य कानून बनाएगा, और इस तरीके से टोटल 100 विषय हैं जिस पे केंद्र कानून बनाएगा। लेकिन इसी तरीके से सर समवर्ती सूची के पास टोटल 52 विषय हैं जिन पे दोनों ही कानून बना सकते हैं। केंद्र भी इस पे कानून बना सकता है, राज्य भी इस पे कानून बना सकता है। समझ में आई कहानी? केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं। वेरी गुड आफ्टरनून डियर मोहित। ठीक है सर, लेकिन मान के चलो कि केंद्र ये कहता है कि मेरी चलेगी, राज्य कहता है मेरी चलेगी, नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि मेरी चलेगी, और इधर से योगी जी कहते हैं कि मेरी चलेगी। तो बताओ किसकी चलेगी? तो सर आपने ही तो अभी बताया ना कि एक ऐसी संघात्मक व्यवस्था जिसमें केंद्र को ज्यादा शक्ति दी हुई है। अगर कल को केंद्र और राज्य के बीच में किसी तरह का विवाद आ जाए तो ऐसे में जो ज्यादा शक्तिशाली होगा उसी की चलेगी। तो किसकी चलेगी बेटा?
राज्य की, सॉरी केंद्र की चलेगी। तो समवर्ती सूची में दोनों की ही चलेगी, लेकिन अगर दोनों का विवाद आ गया तो फिर केंद्र की चलेगी, क्योंकि केंद्र ज्यादा शक्तिशाली है। अब सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है क्या, 100 प्लस 52 प्लस 61 कितने हो गए, 213 हो गए। क्या भविष्य में एक ऐसा सवाल आ सकता है जो इन तीनों ही सूचियों में ना हो? आपका आंसर होना चाहिए यस, हाँ सर, भविष्य में एक ऐसा सवाल आ सकता है जो इन तीनों ही सूचियों में ना हो। क्योंकि कुछ भी हो सकता है, जिस ऐसा थोड़ी है कि आज तक हमने सभी सवाल पे आंसर ले लिया है। कुछ सवाल ऐसे भी हो सकते हैं जो अभी तक आए नहीं हो, अगर भविष्य में ऐसे सवाल आए तो फिर इन सवालों को हम कहाँ रखेंगे। तो सर इसकी भी व्यवस्था हम लोगों ने कर दी है। कनाडा से जो ये अवशिष्ट शक्तियां ली हैं, अगर भविष्य में इन तीनों ही सूचियों से अलग कोई विषय आता है तो उस विषय को आप ट्रांसफर कर देंगे अवशिष्ट शक्तियों में। अवशिष्ट का मतलब ही होता है बचा खुचा। इन तीनों से अलग कोई सवाल बच जाए तो आप समझ लीजिएगा कि इसे हम लोग कहाँ रखेंगे, अवशिष्ट शक्तियों में। और जो विषय अवशिष्ट शक्तियों में चला जाएगा तो बताइए उस पर कानून कौन बनाएगा, केंद्र या राज्य? तो सर फिर से वही बात आ गई कि केंद्र शक्तिशाली है तो केंद्र कानून बनाएगा, तो अवशिष्ट शक्तियों में केंद्र ही कानून बनाएगा। कहानी क्लियर हो गई? अच्छा निशा कुमारी जी, समवर्ती सूची का एग्जाम्पल बता दो। आप और मैं बेटा किससे जुड़े हुए हैं, एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, तो एजुकेशन जो है वो समवर्ती सूची का ही हिस्सा है। ओके, इसके बाद आगे बढ़िए। हम लोग किससे जुड़े हुए हैं, वेट एंड मेजर से, जो नाप तोल की जो गतिविधि होती है वो भी किससे जुड़ी हुई है, समवर्ती सूची से। सर ये जो जंगल होते हैं, फॉरेस्ट, जो वाइल्ड लाइफ होती है, ये सब भी किससे जुड़ी हुई है बच्चे, ये सब जुड़ी हुई है सर समवर्ती सूची से, यानी कंकरेंट लिस्ट से। ठीक है, तो इस तरह के कुछ विषय करते करते चलोगे तो टोटल 52 आएंगे। दरअसल आप समझिएगा कि राज्य सूची में पहले यहाँ पर 5 विषय होते थे, यानी टोटल 66 होते थे। ये 5 विषय जो राज्य सूची से निकाल करके समवर्ती सूची में डाल दिए थे, क्योंकि यहाँ पर पहले 47 होते थे, और ये 5 जो यहाँ से निकल करके यहाँ आए, इसके बाद ही यहाँ पर टोटल विषय 52 है। ऐसा हुआ था भारत के संविधान के 42वें संशोधन में, 42nd अमेंडमेंट 1976 में हम लोगों ने क्या किया था, 5 विषय राज्य सूची से निकाल करके समवर्ती सूची में डाल दिए थे। तो इस तरीके से यहाँ 52 हो गए और वहां 66 से घट करके सिर्फ 61 हो गए। कहानी क्लियर होगी बच्चे? संघीय सूची पे केंद्र कानून बनाएगा, राज्य सूची पे राज्य कानून बनाएगा। समवर्ती सूची पे दोनों ही बना सकते हैं, लेकिन अगर दोनों की गरारी फंस गई तो फिर केंद्र की चलेगी। और अगर इन 3 सूचियों से अलग अगर कोई सब्जेक्ट आ जाता है तो वो सब्जेक्ट चला जाएगा अवशिष्ट शक्तियों में, और अवशिष्ट शक्तियों पे कानून कौन बनाएगा, केंद्र बनाएगा। तो यानी सर अल्टीमेटली केंद्र के पास पावर, देखिए समझिए, केंद्र इस पे भी कानून बना सकता है, इस पे भी बना सकता है, इस पे तो बनेगा ही बनेगा। लेकिन क्या सर ऐसा हो सकता है क्या कि भविष्य में अगर केंद्र कानून बनाना चाहे तो वो राज्य सूची में जाकर के कानून बना सकता है? कैसा हो सकता है क्या? हाँ सर ऐसा हो सकता है। अगर संघ यानी केंद्र राज्य सूची के किसी विषय पे कानून बनाना चाहे तो वो ऐसा कर सकता है। ऐसा उनको पावर मिला है भारत के संविधान के अनुच्छेद नंबर 249 में। आर्टिकल 249 के तहत अगर किसी राज्य में इमरजेंसी लगी हो, तो ना भी लगी हो, और अगर कोई ऐसा विषय जो राज्य की सूची में है और कानून बनाना बहुत जरूरी हो जाए और ऐसा लगे केंद्र को, तो 249 के तहत राज्य सूची के किसी विषय पे केंद्र कानून बना सकता है। अब सोचिए, इस पे भी, इस पे भी, इस पे भी, और जरूरत महसूस हुई तो इस पे भी कानून बना सकता है। तभी तो हम कह रहे हैं ना कि केंद्र शक्तिशाली है। केंद्र शक्तिशाली है कहने के पीछे का लॉजिक क्या है? ठीक है, तो यही है। हेलो डियर रिंकू एंड सोनू, वेरी गुड आफ्टरनून। यहां तक बच्चे कहानी क्लियर हुई? तो उसके साथ ही हमारा ये टॉपिक भी खत्म हो गया। अब मुझे आप ये बताइएगा, यूएसए कर लिया, यूके कर लिया, जर्मनी कर लिया, फ्रांस कर लिया, जापान कर लिया, साउथ अफ्रीका कर लिया, आयरलैंड कर लिया, कनाडा कर लिया और ऑस्ट्रेलिया कर लिया। इसमें से कुछ रहता है तो बताओ, इन देशों में से कुछ रह गया है तो बताइए।
ओके, चलो आगे। अच्छा सर, मुझे एक बात बताइए, अगर एग्जामिनर ने हमसे सवाल पूछ लिया, क्या पूछा बेटा? उन्होंने पूछा कि बताइए भारत इनमें से क्या है। पहला सवाल, भारत संघात्मक व्यवस्था रखता है। भारत एक फेडरल कंट्री है। ओके। दूसरा सवाल, भारत एक एकात्मक कंट्री है। ओके। तीसरा सवाल, भारत एक अर्धसंघीय देश है। और चौथा सवाल, भारत एक कुछ भी नहीं है, नन ऑफ दी अबो। तो भारत इनमें से क्या है? फेडरल है, इंग्लिश मीडियम, एकात्मक है, यूनिटरी है, अर्धसंघीय है, काशी फेडरल है, नन ऑफ द अबो है, नोटा है। सर जी, ब्लैक स्क्रीन पे बढ़िया दिखे है जी। डियर मोनिका सिंह जी, माफी चाहूंगा, रिवाइज आपको खुद करना पड़ेगा बच्चे। आई थिंक रिवाइज कर लिया हमने। सर आपकी पहली क्लास है क्या? बिल्कुल रिंकू भाटिया, मेरी पहली क्या, दूसरी भी है, तीसरी भी है, आज तो मेरे ख्याल से छठी सातवीं है। चलो फटाफट रिवीजन दे देता हूँ। आज हमारा जो टॉपिक है वो चल रहा है कनाडा और ऑस्ट्रेलिया पे। कनाडा से ने भारत ने क्या क्या उठाया है और ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या उठाया है। संघात्मक व्यवस्था का मतलब होता है कि ऐसा देश जहां शक्तियों का बंटवारा हो, केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियां का बंटवारा होता ही है। अमेरिका में केंद्र के पास कम शक्तियां होती हैं, राज्य के पास ज्यादा शक्ति होती है। अगर कल को राज्य अलग होना चाहे अमेरिका से तो अलग हो सकता है, लेकिन भारत में केंद्र के पास ज्यादा शक्ति है, राज्य के पास कम है। तो हमने जो केंद्र को ज्यादा शक्ति दी है, दरअसल ये व्यवस्था ही कनाडा से लिया गया है, क्योंकि संघात्मक व्यवस्था ये तो अमेरिका से लिया है, लेकिन केंद्र को हम ज्यादा पावर देंगे ये हमने कनाडा से लिया है। तो थोड़ा सा इसको समझना है। शक्तियों का बंटवारा आपने कहां कर रखा है? इसके लिए सर मुझे संविधान की 7वीं अनुसूची को पढ़ना होगा। 7वीं अनुसूची में 3 तरह की सूचियों की बात की गई है। टोटल विषय बनाए गए हैं कि किन किन विषयों पे केंद्र बनाएगा, किन किन विषयों पे राज्य बनाएगा और किन किन विषयों पे दोनों ही बनाएंगे। समवर्ती सूची हमने ऑस्ट्रेलिया से उठाई थी। अगर सर केंद्र राज्य सूची पे, अच्छा, केंद्रीय सूची पे केंद्र बनाएगा, राज्य सूची पे राज्य बनाएगा, समवर्ती सूची पे दोनों बना सकते हैं। लेकिन अगर समवर्ती सूची के किसी विषय पे दोनों की ही टकराहट हो गई, तो जो ज्यादा शक्तिशाली है वो ज्यादा पावर, उसके पास ज्यादा पावर है, तो यानी वो कानून बनाएगा। तो केंद्र ज्यादा शक्तिशाली है तो केंद्र की चलेगी। अगर इन तीनों से अलग कोई विषय आ जाता है जो इन तीनों ही सूचियों में ना हो, तो फिर वो विषय चला जाएगा अवशेष शक्तियों में। और अवशेष शक्तियों में अगर वो विषय चला गया तो फिर उस पर कानून कौन बनाएगा? केंद्र बनाएगा। तो केंद्र ने केंद्रीय सूची में भी कानून बनाया। केंद्र ने ये समवर्ती सूची में भी कानून बना सकता है अगर जरूरत महसूस हुई तो। अवशिष्ट शक्तियों में अगर कोई भी सब्जेक्ट चला गया तो उस पर केंद्र बनाएगा ही बनाएगा। क्या राज्य सूची पे भी कानून बना सकता है क्या? हाँ सर, संविधान के अनुच्छेद 249 में अगर लगे कि राज्य सूची के किसी विषय पे कानून बनाना अनिवार्य हो गया है तो उस केस में वहां पर भी बना सकता है। तो इस तरीके से देखोगे तो केंद्र एक तरीके से वास्तविक शक्ति लेकर के बैठा होता है। आई थिंक डियर मोनिका सिंह आपका क्लियर हो गया होगा। हेलो डियर शुभम जी, हेलो हेलो। चलो कहानी क्लियर करें। जी सर, कहानी क्लियर करते हैं। अब मेरे से सवाल पूछा गया कि भैया भारत इनमें से क्या है। भारत संघात्मक है, भारत एकात्मक है, भारत अर्धसंघीय है, या भारत नन ऑफ द अबोव है? क्या आंसर करोगे? अब आप कहोगे कि सर अभी तो आपने बताया कि भारत जो है संघात्मक है, यानी यूनिट, ये एक बात बताओ, ब्लैक स्क्रीन पे दिख रही है क्या? ब्लैक स्क्रीन ठीक है। अब देखो ब्लैक स्क्रीन के साथ प्रॉब्लम क्या है। आप ब्लैक स्क्रीन पे लिखा हुआ भी देख रहे हो, ब्लैक स्क्रीन पे मेरी रिफ्लेक्शन भी देख रहे हो, और इस ब्लैक स्क्रीन पे आप ये रिफ्लेक्शन जो सामने वाली दीवार है उसकी रिफ्लेक्शन भी देख सकते हो। तो अब आपका जो फोकस है वो सिर्फ स्क्रीन पे ना होकर के कई चीजों पे हो गया, मेरे रिफ्लेक्शंस पे, दरवाजों पे। अब कुछ लोग तो है ना स्क्रीन में ये देखने लग जाएंगे कि इस रूम में है क्या क्या, ओड़ा दरवाजा, ओड़ा कैमरा, वो पंखा लग रहा है, वो लग रहा है, तो ये देखने लग जाओगे। ठीक है, ऑलवेज वेलकम डियर मोनिका। ओके, तो मोनि निशु कुमारी कह रही है कि सर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। यस, अर्धसंज्ञा जो है यही आंसर होगा। क्यों सर, अभी तो आपने बताया संघात्मक है। अरे बेटा, संघात्मक में हम क्या करते हैं? शक्तियों का बंटवारा करते हैं। बोलो हाँ या ना।
जी सर, शक्तियों का बंटवारा ही करते हैं हम लोग। तो शक्तियों का बंटवारा हमने किसके किसके बीच में किया? सर हमने केंद्र और राज्य के बीच में किया, यानी यूनियन और स्टेट के बीच में किया, केंद्र और राज्यों के बीच में किया। तो बेटा एक बात बताओ, अगर इस देश में इमरजेंसी अगर हम लगा दें, क्या इमरजेंसी में राज्यों के पास शक्ति रहती है क्या? अच्छा वाइट ठीक है, देखा, कोई नहीं, अगली स्लाइड में हम वाइट ही कर लेंगे, है ना, इसलिए मैंने बोला था कि ये दिक्कत करती है ब्लैक। तो क्या शक्तियों का बंटवारा केंद्र राज्य के बीच में है? अगर इमरजेंसी करोगे तो कोई नहीं, ये स्लाइड तक हम इसमें रखते हैं, अगली स्लाइड में हम वाइट कर लेंगे। अगर इमरजेंसी लग जाए तो बच्चा, तो सर राज्यों के पास शक्ति खत्म हो जाएगी। और राज्यों के पास शक्ति अगर खत्म हो गई तो क्या शक्तियों का बंटवारा अब हो पाया? नहीं सर, क्योंकि सारी शक्ति तो चली गई केंद्र के पास। मतलब अगर इमरजेंसी नहीं है तो भारत संघात्मक है, और अगर इमरजेंसी लग गई तो भारत एकात्मक हो जाएगी, क्योंकि सारी पावर ही केंद्र को मिल गई। तो यानी भारत जो है संघात्मक और एकात्मक दोनों का मिश्रण है, बोलो हाँ या ना। और जहां दोनों का मिश्रण होता है तो उसी को हम कहेंगे अर्धसंघीय। क्लियर यहां तक की कहानी? जी सर। अब आप मेरे से सवाल पूछोगे, सर एक बात बताओ, लिखा कहां गया है कि भारत एक राज्यों का संघ होगा? आप सवाल पूछो, सर एक बात बताओ, हमने ये देख लिया कि भारत संघात्मक नहीं है पूरी तरीके से। जब इमरजेंसी लगती है तो राज्यों की शक्ति हम छीन लेते हैं, केंद्र उस समय ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है। यही तो मैं आपको बताते आ रहा हूं कि केंद्र ज्यादा शक्तिशाली है। देखिए इमरजेंसी में भी ज्यादा शक्तिशाली हो गया केंद्र। सर जब इमरजेंसी में ज्यादा शक्तिशाली होगा तो सिस्टम को ही हम कहते हैं एकात्मक होना, यानी यूनिटरी होना। इसका मतलब भारत दोनों ही सिस्टम को लेके बैठा हुआ है। इमरजेंसी में हम यहाँ होते हैं, इमरजेंसी नहीं होती है तो यहाँ होते हैं। तो इसका मतलब सर हम दोनों ही हैं, तो इसलिए अर्धसंघीय हैं, ना भी पूरी तरह से संघ है ना पूरी तरह से एकात्मक है, यानी आधा संघ है हमारा। लिखा कहाँ गया है? आप कहोगे कहीं नहीं, क्योंकि भारत में लिखा गया है कि भारत जो होगा वो राज्यों का संघ होगा। ये देखो, ये तो कुछ अलग ही बात बोल दी गई, भारत राज्यों का संघ होगा। बोलो भाई, ठीक है, भारत जो है राज्यों का संघ है सर। अरे बाप रे बाप, ना तो संघात्मक लिखा, ना अर्धसंघात्मक लिखा, एकात्मक लिखा, कुछ नहीं लिखा सर। भारत राज्यों का संघ होगा ये लिखा गया है संविधान के भाग 1 में। सर ऐसा क्यों? बेटा ऐसा इसलिए क्योंकि अगर हम लोग संघात्मक लिख देते या अर्धसंघीय लिख देते तो बेटा दोनों ही में क्या शब्द आ रहा है? दोनों में ही संघ आ रहा है, संघ शब्द का इस्तेमाल। बोलो हाँ या ना। दोनों ही लाइन को पढ़ो, इसको पढ़ो चाहे इसको पढ़ो, दोनों में संघ शब्द का इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं हो रहा? और सर जहां सर संघ का इस्तेमाल हो जाएगा, जहां फेडरेशन का इस्तेमाल हो जाएगा, उसका मतलब ही होता है कि सर वहां राज्यों को शक्ति मिल जाएगी। और क्योंकि हम लोग राज्यों को शक्ति देना नहीं चाहते, इसलिए हम लोगों ने संघ का इस्तेमाल करना ही नहीं है। इसलिए इंग्लिश में लिखा गया है, इंग्लिश में, हिंदी में तो देखो वहां पे भी संघ आ गया, लेकिन यहाँ पर फेडरेशन वर्ड है। और हम जब पढ़ेंगे तो यहाँ पर क्या पढ़ेंगे? इंडिया शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। आप देखिए यहाँ पर किसी तरह का फेडरेशन का शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ है, यहाँ यूनियन का इस्तेमाल हुआ है। जिसका मतलब ये है कि यहाँ हमने राज्यों को शक्ति नहीं देनी थी और नहीं दी है, इसलिए संघ शब्द का इस्तेमाल कहीं नहीं हुआ है। डियर रिंकू भाटिया, आई डोंट नो ये कौन है भाई? आप जानते हैं क्या सर मासूम शर्मा कौन है? अब कई लोग कहते हैं कि मेरी अपीयरेंस उस जैसी है, या ये कह लीजिए उसकी अपीयरेंस मेरे जैसी है। हो सकता है, कुड बी पॉसिबल है, पता नहीं, मैं क्रिकेट देखता नहीं हूं ना इसलिए। डजेंट मैटर, डजेंट मैटर। चलो अच्छा प्रभु, क्या ही बताएं हम, नाइस पर्सनालिटी। गुड 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 गुड, बट डिजर्विंग कैंडिडेट। ठीक है, ग्राफ है, कैलीग्राफी है। अच्छा भाई मैंने नहीं, सॉरी सॉरी टू से, मैंने नहीं देखा है।
चलो, तो कहानी खत्म बच्चा वहां तक। किसी को कुछ पूछना है, किसी बच्चा पार्टी को लास्ट में क्या हुआ था? क्लियर हो गई मोनिका जी? आप बोलेंगे उससे पहले ही हमने कर दिया बच्चे। चलिए, सर दूर के पास है या कोई दिख रहा है? हाँ, मैंने इसलिए कहा ना सुनील फोगाट, अगर आप ब्लैक स्क्रीन होगी तो यही दिक्कत होती है, तो मैंने फिर बोर्ड पे कम और रिफ्लेक्शन में ज्यादा देखोगे कि कौन है कौन नहीं। आपके हिस्ट्री वाले सर थे, ठीक है, ओके। बढ़े आगे। तो सर कहीं नहीं लिखा गया कि भारत एक संघात्मक देश होगा, उसकी जगह लिखा गया इंग्लिश में यूनियन ऑफ स्टेट, यानी राज्यों का संघ होगा, जिसका मतलब है हमने राज्यों को शक्ति नहीं दे रखी, और कल को कोई राज्य अगर अलग होना चाहे तो नहीं अलग हो सकता। बात है, कहानी खत्म। क्लियर बच्चे? जी सर। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे। सर जैसे ही किताब खोलेंगे, किताब खोलते ही जो सबसे पहली चीज मुझे देखने को मिलती है, उसी को मैं प्रस्तावना के नाम से जानता हूं। ये वही प्रस्तावना है जिसको हमने अमेरिका से कॉपी किया है। इसी को सर हम लोग उद्देशिका के नाम से भी जानते हैं, और इसी को प्रियम्बल भी बोल देते हैं। थोड़ा सा समझाइएगा बच्चा पार्टी। पढ़िए, कुछ इस तरीके से लाइन शुरू होती है, हम भारत के लोग। उसके बाद एक लाइन शुरू होगी, वो हमारे काम की नहीं है। यहां पर सिर्फ एक शब्द का इस्तेमाल होता है, संप्रभुत्व संपन्न, जिसे इंग्लिश में सोवरेन बोलेंगे। इस संप्रभुत्व संपन्न के बाद दो शब्द हैं जो पढ़ने को मिलेंगे, एक है समाजवादी, एक है लोकतंत्रात्मक। तांत्रिक, और एक है गणराज्य। उसके बाद सर एक शब्द है न्याय। उसके बाद एक लाइन है बेटा, वो हमारे काम की नहीं है। फिर है सर स्वतंत्रता, फिर है समानता, और फिर है बंधुता। लाइन आगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे, और यहाँ एक शब्द का इस्तेमाल है, और अखंडता। फिर आगे बढ़ते जाएंगे आगे बढ़ते जाएंगे, और यहाँ एक तारीख आपको देखने को मिलेगी, और उस तारीख का नाम है 26, मतलब तारीख देखने को मिलेगी 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949। ठीक है। अब यहाँ पर कुछ शब्द ऐसे हैं, जैसे समाजवादी हो गया, धर्मनिरपेक्ष हो गया, और अखंडता शब्द हो गया। ये सर शब्द ऐसे हैं जो हमारे मूल प्रस्तावना के अंदर नहीं थे, इसको हमने बाद में लिया है, यानी ये कह लीजिए इसको बाद में जोड़ा है। और ये जो जोड़ा गया है, ये भारत के संविधान के जिस संशोधन के तहत जोड़ा गया है, वो था 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, जिसके तहत हम लोगों ने संविधान की प्रस्तावना में इन तीन शब्द को जोड़ा था, क्षेत्र में, यानी उससे पहले नहीं। ओके, चलिए बात करते हैं हम आगे। सर ये प्रस्तावना हम पढ़ते क्यों हैं? क्या वजह है कि इस प्रस्तावना के ऊपर अच्छा खासा जोर दिया जाता है? अब भाई मुझे तो नहीं पता कि आपको आज से पहले किसी ने प्रस्तावना पे जोर दिया कि नहीं दिया। कम से कम मेरी क्लास में आपको प्रस्तावना पे जोर देखने को मिलेगा। उसमें आपको देखने को मिलेगा कि हाँ यार, प्रस्तावना जैसी कुछ चीज है और जिसको हमें पढ़ना है। मैंने जब हम ये देख रहे थे कि किस देश से हम क्या क्या चीजें उठा रहे हैं, तो मैंने उस समय बताया था कि अमेरिका से हमने प्रस्तावना का कंसेप्ट उठाया था। प्रस्तावना वो चीज है जिसके ऊपर सबसे पहले चर्चा शुरू हुई थी। याद कीजिए, मैंने आपको बताया था कि 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने एक उद्देश्य प्रस्ताव की बात की थी, और वही उद्देश्य प्रस्ताव 26 नवंबर 1949 को जाकर के
प्रस्तावना या उद्देशिका के रूप में जो है वो ऐड हुआ। मैं अगर बच्चे आप लोगों से पूछूं, अच्छा मैंने उस समय आपको बताया था कि जिस तरह से कॉमन चीज, जैसे कि मैं अगर आपसे पूछूं बेटा कि खीर कैसे बनती है, तो आप कहेंगे कि सर ये चीनी ले लो, चावल ले लो, दूध ले लो, खीर बन जाएगी। अब देखिए कुछ लोग ऐसे भी होंगे, अच्छा दुनिया में कहीं पे चले जाइए, खीर बनाने का बेसिक इंग्रेडिएंट यही है। खीर जब भी बनेगी तो इन्हीं तीन चीजों का तो डालना एसेंशियल है, इसके बाद जो भी आप डालते रहिए। तो मैं कह सकता हूं कि दूध, चीनी और चावल, ये तीनों एसेंशियल हैं, कंपलसरी हैं, बेसिक है, हाँ या ना? हाँ सर। तो बेटा उसी तरीके से भारत के संविधान में कोई चीज ऐड करो या ना करो, लेकिन कुछ चीज ऐसी होंगी जो बेसिक होंगी, जिसके बिना भारत भारत नहीं बनेगा। और वही बेसिक चीज आपको कहां देखने को मिलेगी? प्रस्तावना में। और प्रस्तावना से हमें तीन चीज देखने को या समझने को मिलती है। एक तो ये प्रस्तावना हमें ये बताएगा कि सर भारत में शक्ति का स्रोत क्या है। स्रोत किस चीज का? शक्ति का। मतलब सर, मतलब बताते हैं बेटे। उसके बाद सर ये प्रस्तावना, अरे यार क्या बात हुई, इसके बाद सर यही प्रस्तावना मुझे बताएगी कि भारत के संविधान के जो प्रकृति है वो कैसी है। यही भारत के संविधान की प्रस्तावना हमें यह बताती है कि इस भारत के संविधान का उद्देश्य क्या है। मतलब कल को अगर संविधान में कोई भी चीज बने तो दरअसल वो चीज हम और आपके लिए, यानी मेरे और आपके लिए क्या चीज सुनिश्चित करेगी ही करेगी। यानी अगर मोदी जी ने कोई भी कानून बनाया तो उस कानून में क्या चीज होनी ही चाहिए? या तो न्याय होना चाहिए, स्वतंत्रता और समानता और भाईचारा, इन चीजों का समावेश होना ही चाहिए, कोई भी चीज हो। कल को अगर कोई भी चीज ऐसी बन रही है जो न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के ऊपर सवाल उठाती है तो उस चीज को हम हटा देंगे। ये थोड़ा सा आपको समझना होगा। तो उद्देश्य जो है काफी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा मौलिक अधिकार क्यों लाए गए हैं, तो आप कहेंगे सर न्याय, स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्यों पढ़ते हैं बेटा, आप कहेंगे सर न्याय, स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा। कल को कोई भी कानून बनता है, जैसे कि एग्रीकल्चर के वो कानून बने थे 3, खराब थे? हाँ सर खराब थे। क्यों खराब थे सर? क्योंकि सर उस कानून के आने से ऐसा लग रहा था किसानों को कि उनके साथ न्याय नहीं हो रहा है। सिंपल सी बात है। और कहीं ना कहीं उनके फ्रीडम जो है वो छीनी जा रही है। भाई हम अपने हिसाब से जो करना चाहें करें, गवर्नमेंट क्यों इतना ज्यादा छीछालेदर कर रही है? तो काइंड ऑफ ना स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा और न्याय, इन पे ही सवाल उठते हैं। अगर इस पे किसी कानून ने सवाल उठा दिए तो उसका मतलब है सर वो कानून गलत है, और अगर वो कानून गलत है तो हो सकता है सर्वोच्च न्यायालय इस कानून को खत्म भी कर दे। कहानी समझ में आई? इसलिए प्रस्तावना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, थोड़ा आगे बढ़े हैं सर। सर शक्ति का स्रोत है हम भारत के लोग। हम भारत के लोग मतलब बेटा हर वो व्यक्ति जो भारतीय है वो शक्ति का स्रोत है। मतलब सर, अरे भाई मैं पूछूंगा कि भैया ये है मोदी जी, हमारे नरेंद्र मोदी जी, ये कहते हैं मैं तो भारत का प्रधानमंत्री बनूंगा। हम कह लेते हैं भैया ठीक है आप बनिए, भारत के प्रधानमंत्री बनिए, ये बन गए सर। अच्छा, अब प्रधानमंत्री मनमाने तरीके से देश चला सकता है क्या? अरे नहीं सर, ये भाई साहब देश वैसे ही चलाएंगे जैसे चलाने के लिए भारत के संविधान ने बोला है। या आपको जो है देश चलाना है, आप उसके अनुसार ही चलाएंगे जैसा, अरे यार क्या हो रहा है आज तो, जैसा संविधान ने आपको चलाने के लिए बोला है। और संविधान ने कैसे चलाने के लिए बोला है वो, उसके लिए तो आपको संविधान पढ़ना पड़ेगा। आप संविधान में देखेंगे तो न्याय, स्वतंत्रता, समानता, भाईचारे की बात हो रही है, तो कृपया करके कल को आप ऐसा कुछ ना करें जिससे न्याय, स्वतंत्रता, समानता, भाईचारे पे सवाल उठे। समझ रहे हैं डियर मोदी जी? मोदी जी कह रहे हैं हाँ ठीक है। तो बेटा मोदी जी के लिए शक्ति का स्रोत क्या है? मोदी जी के लिए शक्ति का स्रोत सर संविधान है। ठीक है। और संविधान के लिए शक्ति का स्रोत क्या है सर? संविधान के लिए शक्ति का स्रोत है हम भारत के लोग। बोलो हाँ या ना? तो मतलब सर हम मोदी जी को ये कह रहे हैं कि डियर मोदी जी हम आपको ताकत देते हैं। मोदी जी कहते हैं हाँ ठीक है मेरे को ताकत दो। अच्छा, ताकत किसने दिया सर? ताकत दिया है भारत की जनता ने। उस जनता ने जिसने
मोदी जी को और मोदी जी की पार्टी को जिताया है और उनकी सरकार बनी है। तो सर होता क्या है, सरकार की और लोगों के बीच में जो है, हेलो, बढ़िया सर, सर मेरे को थोड़ा समय दो, मैं ऑनलाइन क्लास में हूँ, 15 मिनट में करता हूँ। श्योर 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 श्योर। ओके, तो सर ये तो सरकार हो गई, ये जनता हो गई। अब सरकार को हमने सारी शक्ति दे दी। ये कौन कह रहा है? ये सर भारत की जनता कह रही है कि बेटा तुम अगर जीतोगे तो तुम्हें शक्ति मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि भारत की जनता ने बोल दिया है कि शक्ति आपको मिलेगी जरूर, लेकिन आप उस शक्ति का इस्तेमाल संविधान के दायरे में ही रह करके करेंगे। तो इसका मतलब है कि शक्ति तो प्रधानमंत्री ने ले ली है संविधान से, और संविधान के अनुसार ही आपको चलना है। ऐसा कौन कह रहा है? भारत की जनता। तो इसका मतलब है कि सर सरकार के बीच में और राज्य के बीच में एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट हुआ पड़ा है। इसी कॉन्ट्रैक्ट को आप लोगों ने इंग्लिश में पढ़ा होगा, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सर इसी को हम लोग सोशल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। सोशल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये है कि हमने आपको जिताया, आप पहुंचिए, शक्ति लीजिए और आप देश को चलाइए, लेकिन हमें पता है कि आप गड़बड़ कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप सारी शक्ति आपके पास चली गई, गड़बड़ ना करें इसीलिए हमने संविधान बीच में खड़ा कर दिया। तो आप चलाएंगे देश को संविधान के हिसाब से प्रभु, तो नहीं चलाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं। इसी संविधान में हमने सबसे ऊपर किसको रख दिया है? न्यायपालिका को। तो न्यायपालिका का काम क्या होगा? यही देखना कि ये जो सरकार है ये ढंग से काम कर रही है कि नहीं कर रही है। अगर न्यायपालिका को लगे कि सरकार ढंग से काम नहीं कर रही है तो न्यायपालिका उस सरकार के द्वारा किए हुए काम को रोकेगी। ठीक है सर। अगर सरकार ने न्यायपालिका के द्वारा दिए गए किसी काम को ना किया तो, अगर सरकार ने मना कर दिया तो बेटा फिर मुबारक हो, आपके देश में जंगल राज की शुरुआत हो चुकी है। जब सरकार न्यायपालिका की बात मानने से मना कर दे तो समझ लीजिए जंगल राज की शुरुआत हो गई है। कहानी क्लियर हुई डियर जी? जरूर हुई होगी। चलिए कहानी हो गया, बढ़ो आगे। समझ में आ गया हम भारत के लोग का क्या मतलब है? हम भारत के लोग ही संविधान को शक्ति देते हैं ताकि संविधान के अनुसार ही आचरण करेंगे वो प्रधानमंत्री महोदय जी। ठीक है? ठीक है सर, आगे बढ़िए। अब आ जाइए इस शब्द पे जिसे हम कहते हैं संप्रभुत्व संपन्नता। सर ये जो संप्रभुत्व संपन्नता है, इसे इंग्लिश में तो हम लोग कहते हैं सोवरेन, इंग्लिश में सॉरी हिंदी में कहते हैं हम संप्रभुत्व संपन्नता। मतलब क्या है सर? सोवरेनिटी का मतलब होता है एब्सोल्यूट पावर, यानी पूर्ण शक्ति, यानी कोई रोकने टोकने वाला नहीं। एब्सोल्यूट यानी पूर्ण शक्ति, को रोकने टोकने वाले नहीं। मतलब बेटा, मतलब सर ये कि जैसे कि हमारे पास है ना भारत सरकार है ना, अब इस भारत सरकार की अगर मैं बात करूं तो ये जो सोवरेनिटी है, जो संप्रभुत्व संपन्नता है ना, इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं, पहले इसको एक्सप्लेन करते हैं। ये जो सोवरेनिटी है ना बेटा, ये सोवरेनिटी दो किस्म की होती है। एक वो सोवरेनिटी जो बाहरी है, और एक वो सोवरेनिटी जो आंतरिक है। यानी इंटरनल है। ओके, समझिएगा। सर सोवरेनिटी का मतलब होता है पूर्ण पावर, मतलब जो हमारी सरकार होगी उसके पास पूर्ण पावर होगी। सरकार को कोई भी काम करने के लिए बाध्य होने की जरूरत नहीं है किसी भी बाहरी व्यक्ति से। समझिए, बाहरी व्यक्ति से आप कंट्रोल नहीं किए जाएंगे, बाहरी प्रभाव नहीं होगा। क्या अमेरिका का राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री को कुछ भी बोले करने के लिए, तो क्या भारत का प्रधानमंत्री उस चीज को करने के लिए बाध्य है क्या? सोचिए जरा। भारत का प्रधानमंत्री वो करने के लिए बाध्य है क्या जो अमेरिका का राष्ट्रपति बोलेगा? नहीं सर, भारत का प्रधानमंत्री वही करेगा जो भारत का संविधान उसे करने के लिए कह रहा है।
इसके अलावा वो किसी की नहीं सुनेगा, ना तो भारत के लोगों की सुनेगा, मतलब भारत के लोगों के मतलब ये है कि वो रूल्स एंड रेगुलेशन जो भी बनाएगा उसे फॉलो करना पड़ेगा जनता को, जनता नहीं फॉलो करेगी तो फिर वो पनिशमेंट करेगा। और बाहरी व्यक्ति को मतलब उससे फर्क नहीं पड़ेगा, बाहरी व्यक्ति को सुनेगा ही नहीं, अगर वो नहीं सुनना चाहता है तो। अगर वो सुनना चाहता है तो सुन सकता है। जैसे कि अगर यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र ने भारत को ये बोल दिया कि भाई कुछ कानून बना ले ताकि है ना ह्यूमन राइट्स जो मानवाधिकार हैं तुम्हारे देश में अच्छे हो सके, तो अगर हमें लगा कि यार वो सही बोल रहे हैं और हमें लाना चाहिए तो ले आएंगे। तो इससे क्या होता है कि देश आपका अच्छा होएगा, लेकिन करना नहीं करना आपके अंडर में है। अगर आप नहीं लागू करोगे तो आपका देश अच्छा नहीं होगा। ठीक है, इसमें एक वर्ड यूज किया जाता है इंग्लिश में, फैशन। तो बेसिकली आपका देश फैशन होगा, ग्रूम होगा, अच्छा होगा, डेवलप्ड होगा, विकास होगा, अगर आप अंतरराष्ट्रीय जो प्राधिकरण होते हैं, अंतरराष्ट्रीय जो संस्थाएं होती हैं, अगर उन्होंने कुछ करने के लिए आपको बोला है तो मानना ना मानना आपकी मर्जी है। इसे कहते हैं वॉलंटरी एक्शंस, यानी स्वेच्छा से। नहीं मान रहे हो तब भी कोई दिक्कत नहीं, मान रहे हो तब भी कोई दिक्कत नहीं। अब मानो चाहे ना मानो, उस मामले में आप संप्रभुत्व संपन्न ही रहेंगे। लेकिन आंतरिक संप्रभुत्व संपन्नता क्या होती है? अब जैसे भैया स्टेट ने या गवर्नमेंट ने कोई कानून बनाया, ठीक है, अब ये कानून क्यों बनाया? ताकि सर भारत में जो है लॉ एंड ऑर्डर, जो कानून व्यवस्था है वो अच्छी तरीके से बनी रहे। बोलो हाँ या ना। इसलिए तो कानून बनाया हमने। किसने बनाया? सरकार ने। अब कानून व्यवस्था अगर भारत की जनता फॉलो ना करे तो सर इस जनता को हम लोग क्या करेंगे? सजा भी देंगे। तो इंटरनल सोवरेनिटी क्या होती है? हम जो बनाएंगे उसको फॉलो करना भाई। नहीं फॉलो करोगे तो पनिशमेंट मिलेगी। देते हैं स्टेट पनिशमेंट नहीं देता का? बिल्कुल देता है। तो इसे कहते हैं हम इंटरनल सोवरेनिटी। एक्सटर्नल सोवरेनिटी हम किसी को सुनेंगे नहीं। इंटरनल सोवरेनिटी हमने जो कानून बनाया उसको फॉलो करो, और अगर नहीं फॉलो करो तो पनिशमेंट के लिए रेडी रहो। ठीक है सर। तो इसका मतलब है कि भारत जो है वो संप्रभुत्व संपन्न है। बोलो हाँ या ना। अरे सर बिल्कुल, बहुत बड़ा हाँ है सर, बहुत बड़ा हाँ, बहुत बड़ा हाँ। तो भारत क्या है? संप्रभुत्व संपन्न है। अगला सवाल, क्या भारतीय संप्रभुत्व संपन्न है क्या? भाई भारत संप्रभुत्व संपन्न है, क्या भारतीय संप्रभुत्व संपन्न है क्या? अरे सर क्या पूछ लिया आपने? भारत संप्रभुत्व है, हाँ, वो तो सुनेगा नहीं किसी की, बाहरी व्यक्ति की। और आंतरिक संप्रभुत्व संपन्नता भी है, जो वो कहते हैं फॉलो कराने के लिए वो फॉलो होगा भी। अच्छा, भारतीय संप्रभुत्व संपन्न है सर? नो, बिग नो। मतलब सर, अरे बेटा एक बात बताओ, उन्होंने बोला कि हम जो कानून बनाएंगे उस कानून को तुम्हें फॉलो करना है। अगर तुम संप्रभुत्व संपन्न होते तो तुम कहते कि जा रे जा, तेरी ऐसी तैसी, हमारी मर्जी, हम करें तो ठीक, ना करें तो ठीक। समझ रहे हो? अगर आप और मैं संप्रभुत्व संपन्न होते तो हम तो मना कर देते तुम्हारे कानून को लागू करने से, मनवाने से। अब कानून व्यवस्था किस लिए बना होता है? आपके और मेरे लिए बना होता है कि भैया ऐसा है, जियो और जीनो दी के प्रिंसिपल पे रहो। कल को तुम अगर आतंकवादी बनकर के 10 लोगों को गोली मारने लग जाओगे तो आपको छोड़ेंगे थोड़ी, गोली तो हम आपको भी मार देंगे। तो सर इसका मतलब है कि भारतीय संप्रभुत्व संपन्न नहीं है, यानी हमें चलना पड़ेगा स्टेट के अकॉर्डिंग। वो जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएंगे वो फॉलो करना पड़ेगा। वो फॉलो इसलिए करना पड़ेगा ताकि सब कुछ ठीक रहे। मुझे ताजमहल देखना है, ताजमहल देखने के लिए बेटा बड़ी लाइन लगी होती है। अगर कभी देखने गए हो तो बड़ी लाइन देखने, बड़ी लाइन क्यों लगी हुई है? हमारे लिए ही तो लगी हुई है। अगर लाइन नहीं लगाएंगे, पुलिस वाले वहां नहीं खड़े होंगे, कोई भी व्यक्ति जो है वो एक दूसरे के नंबर में घुस जाएगा, लड़ाई झगड़े करेगा, ज्यादा पावरफुल होगा तो हमें डराएगा धमकाएगा। तो उस चीज से एक तरीके से सिक्योरिटी ही तो कर रहा है ना सरकार हमें, तभी तो लॉ एंड व्यवस्था बनाई गई, तभी तो कहते हैं सब फॉलो करो। नहीं फॉलो करोगे तो जो नहीं फॉलो करेगा उसको तोड़ेंगे। जब तुम बंदूक वाले क्यों ना हो, चाहे तुम आतंकवादी क्यों ना हो, आतंकवादी हुए, तुमने कुछ गड़बड़ की तो हम सीधे माथे पे गोली मारेंगे। तो सर भारत तो संप्रभुत्व संपन्न है, लेकिन भारतीय संप्रभुत्व संपन्न नहीं है। तो सर भारतीय किसी मामले में संप्रभुत्व संपन्न है क्या? मतलब जो भी मैं करना चाहूं वो मैं कर सकता हूं? हाँ है ना। हम लोग चुनावी मामलों में संप्रभुत्व संपन्न हैं।
हम सिर्फ चुनावी मामलों में संप्रभुत्व संपन्न है सर। मतलब भाई, मतलब ये कि कल को मैं किसको वोट दूंगा, किसको वोट दूंगी, सर ये तो सरकार है ना तय नहीं कर सकती। इस संप्रभुत्व संपन्नता में आप सरकार हैं, ठीक है, हम वोट जिसको देना चाहेंगे हम तो उसको वोट देंगे, यानी इस मामले में तो कोई हमें प्रभावित नहीं कर सकता। हाँ, तो सर अगर इस मामले में अगर हम प्रभावित नहीं हो रहे तो मतलब चुनावी मामलों में हम क्या हैं, संप्रभुत्व संपन्न है। कहानी क्लियर की नहीं? यहां तक बच्चे किसी का कोई दिक्कत है, डाउट है, समस्या समाधान तो बताइए। तो आज की कहानी को हम यहीं खत्म करते हैं। आपकी अगली क्लास जो होगी वो हिस्ट्री की होगी, तो उसके लिए तैयार रहिए। 5 मिनट का ब्रेक ले लीजिए। हमारी क्लास ऑलमोस्ट 1 घंटे की हो गई है, 53 मिनट्स की। अगले 1 मिनट में आपका कोई भी सवाल है तो पूछ सकते हैं, किसी का कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। तो संप्रभुत्व संपन्नता पे छोड़ते हैं, हम चलेंगे नेक्स्ट सेशंस में समाजवादी की तरफ। ओके सर, बहुत ही बढ़िया बच्चे। तो चलिए, आई थिंक ओके ही रहेगा, है ना? तो फिर बच्चे मिलते हैं ब्रेक के बाद, यानी अगले सेशंस में। टिल देन एंजॉय कीजिए, और जो पढ़ाया है उसको रिवीजन कीजिए। डाउट है तो टेलीग्राम पे रोहन हिमांशु झा के नाम से सर्च कर लीजिए, मिल जाऊंगा। अपने सवाल जो है आप मुझे वहां पर फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, ठीक है? तो ओके, बाय बाय, गुड नाइट, छुट्टी, 10 विदानिया। थैंक यू सो मच। अच्छी बात है डियर सुनील जी, इससे अच्छी चीज़ और क्या हो सकती है? पढ़ाओ, समझ आ जाए, काम खत्म। इससे अच्छी चीज़ कुछ हो ही नहीं सकती है। ओके रिपोर्ट है सुषमा जी, बहुत ही अच्छी बात है।